असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 47 स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट हुरिया और आई स्पेशल रोमांटिक एपिसोड है। आपको ये एपिसोड अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ उसके साथ हमें चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। घड़ी रात के 9 बज रही थी। हुरिया ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए सामने शीशे में नजर आते अपने अक्स को देखा था। फालसे रंग की साड़ी जिस पर सिल्वर कलर का बारीकी से काम किया गया था, ब्राउन सिल्की बालों को स्ट्रेट करके नीचे से हल्के कर्ल करके कमर पर खुला छोड़े, क्रिस्टल ग्रे आंखों में व्हाइट पेंसिल लगाकर उन्हें मजीद दिलकश बनाया गया था। गाल पर बिखरी हुई लाली और होंठों पर लगी हुई सुरह रंग की लिपस्टिक उसके हुस्न को मजीद दो आशना बना रहे थे। स्लीव्स के नाम पर सिल्वर मोतियों की बारीक सी लड़ी कांधों पर लटकी हुई थी, जबकि साड़ी के बारीक से पल्लू से नजर आती हुई दूधिया कमर के गिर्द सिल्वर रंग का कमरबंद बांधा हुआ था। आईने में नजर आते हुए अपनी बिजलियां गिराते हुए सरापे को देते हुए हुरिया ने बुरी तरह से हथेलियां मसली थी। वो शायद जिंदगी में कभी भी आयस के कहने पर यह साड़ी न पहनती, मगर आज जो कर चुकी थी उसे पता था कि आयसान के हाथों उसकी शामत पक्की है। ये तैयारी तो आयसान के गुस्से को किसी न किसी तरह कम करने की कोशिश में से एक थी। अब दरवाजा के बाहर जूतों की चौप सुनते हुए हुलिया का दिल 420 की स्पीड से धड़का था। कुछ करते होंठों को तर्क करती हुई एक नजर दरवाजे के हैंडल को देखा, जैसे बाहर की जन्म से घुमाया गया था, जिसे देखते हुए हुलिया शाह ने भागने के अंदाज में वॉशरूम की जन्म दौड़ लगाई थी। दूसरी जानब कमरे में का दरवाजा खोलकर आयसान अंदर दाखिल हुआ था और यहाँ हुलिया बेगम वॉशरूम का दरवाजा बंद करती उसे टेक लगाती आंखें बंद करके गहरी सांस भरती वहीं बैठती चली गई। वो कोई दबू सी इतनी शर्मीली लड़की नहीं थी। कभी ये वक्त भी था कि वो आयसान की आंखों में आंखें डालकर नफरत का इजहार भी कर जाती थी, मगर अब जैसे दुनिया बदल गई थी। उस चीज़ की मैनिफेस्ट जज्बे लौटाती हुई आंखों के सामने नजरें उठाना महाल था। वो तो हुलिया शाह की सादगी में भी उसे इस कदर मैनिफेस्ट और गहरी नजर से देखता था कि हुलिया को आयसान की नजरें अपने वजूद के आर पार होते हुए महसूस होती थी। मगर आज जो वो तैयारी किए बैठी थी, हुलिया को यकीन था कि आयसान का देखना ही उसकी जान ले लेगा। आयसान ने कमरे में दाल होते हुए सख्त नजर से हुलिया शाह को ढूंढना था, जो शाम से उसे बचने की हद तक कच्छप बेगम के कमरे से नहीं निकले थे। ईशा की अजान हुई तो दादी के साथ वो तीनों नमाज पढ़ने के लिए चले गए थे। फिर वहां वापसी पर जरकाम खान के जाने वाले मिल गए तो उन्हें मजबूरन रुकना पड़ा। वो शाम से अपना गुस्सा जब्त किए हुए था, जो किसी और पर नहीं, हुलिया शाह की नाजुक जान पर ही उतरना था। गुस्से से मुठियां बीचते हुए कमरे के अतराफ में नजर दुराई तो नजरें बेड की पांति के करीब बिखरी कांच की चूड़ियों से होती हुई बेड के आगे जमीन पर पड़ी हुई सिल्वर कलर की हील पर गई, जिसे देखते हुए आयशा ने गर्दन तिरछी करके वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा था। चेहरे पर स्पॉट ताजा सजाए मजबूत कदम लेता हुआ वो ड्रेसिंग टेबल की जाने बढ़ा, जहां मेकअप का सामान बेतरतीबी से बिखरा हुआ था। स्ट्रेटनर, कर्लर, ज्वेलरी बॉक्स का फैलावा ऊपर नीचे बिखरा हुआ था, जिसे लब बेच कर नजरअंदाज करते हुए आयशा ने ड्रा खोलते हुए वॉशरूम की डुप्लीकेट चाबी निकाली थी। वॉशरूम की जाने बढ़ते हुए आयशा के कदम ड्रेसिंग टेबल के करीब पड़े डेकोरेशन पीस पर गए थे, जिसमें गुलाब के फूलों को खूबसूरती से रखा गया था। गैर इरादी तौर पर हाथ बढ़ाते हुए वो इन फूलों को निकाल चुका था। आगे बढ़कर चाबी लगाते हुए वो झटके से दरवाजा खोल चुका था। हुरिया ये दरवाजे से हटकर वॉशरूम के वॉश बेसिन के सामने खड़ी हुई बुरी तरह से लप छुपाती हुई वॉशरूम के बंद दरवाजे की जन्म देख रही थी कि तभी झटके से दरवाजा खुलने और सामने चेहरे पर चट्टानों से साथी सजाए हुए खड़े हुए आयसान को देखते हुए उछल कर 2 कदम पीछे हुई थी। हुरिया शाह को हुन हुआ नजर से देखते हुए आयसान ने अंदर कदम रखते हुए अपने पीछे दरवाजा बंद किया। हुरिया के जाने कदम बढ़ाते हुए वो हाथ में थामे वो गुलाब के फूलों को बाथ टब में फेंक चुका था। हुरिया शाह के कपकपाते वजूद और नफी में सर हिलाते सर को देखते हुए आयसान ने चील सी तेजी से उसके सर पर पहुंचा था। हुरिया शाह के करीब पहुंचते हुए हुरिया के दोनों बाजू दबोचते हुए वो झटके से उसे पीछे दीवार से लगा चुका था। सो लव यू हिम। हुरिया शाह के जानलेवा हुस्न और तैयारी को सिरे से नजरअंदाज करता हुआ वो उसके दोनों कलाइयों अपनी आहनी गिरफ्त में लेते हुए सर के ऊपर पिन करते हुए हुरिया का कहता हुआ हुरिया को लजरने पर मजबूर कर गया। नहीं, आई डिड नॉट। बुरी तरह से कपकपाते सराय से सर नफी में हिलाते हुए जवाब दिया तो आयशा ने जबड़े बीचते हुए हुरिया के कलाइयों पर गिरफ्त की तो हुरिया ने तड़प कर खुद को छुड़वाना चाहा। वो तो क्यूट, इनोसेंट और नेक था ना, जिसकी वजह से तुम्हें इससे प्यार था। इनोसेंट भी तुम्हारे जैसा। चेहरा हुरिया शाह के चेहरे के करीब तर करते हुए जमी शेर से दाड़ लिए हुए घोड़ा का कात हुरिया शाह की क्रिस्टल ग्रे आंखें पल में लबलब पानियों से बड़ी थे। कपकपाते होंठों को साथी से दांतों तले दबाते हुए रहम पड़ी नजर से खुद पर आतिश फिजां बने हुए खड़े आयसान को देखा था। आयसान के चॉकलेट ब्राउन आंखों को ऊन से तुरी लिए हुए देखकर हुरिया को अपनी रीढ़ की हड्डी में सुनसनाहट होती हुई महसूस हुई थी। आई टोल्ड यू ना कि वो जस्ट क्रिस हिचकियों से रोते हुए आंसू से तर चेहरे को आयसान की जानब उठाते हुए जवाब देना चाहा तो आयसान ने एक हाथ में कलाइयां जकड़ते हुए दूसरे हाथ से हुरिया का चेहरा दबोचा था। मुझसे अपने शोर से कितनी बार इजहार मोहब्बत किया है, कितनी बार कहा है कि डू यू लव मी। एक बार भी नहीं, डैम इट, एक बार भी नहीं। और तुम हुरिया आयसान मेरे होते हुए मेरे जीते जी किसी और मर्द को इस निगाह से देख भी कैसे सकती हो, उसके बारे में ऐसे लफ्ज कैसे कह सकती हो जिस पर सिर्फ मेरा हक है।
मुझे तुम पर अगर ज़रा सा भी शक हो कि तुम मेरे बाद किसी को इन नज़रों से देखोगी जिसे सिर्फ मुझे देखना है, तो तुम्हारी कसम मेरी आड़ी हवाश होगी कि तुम्हारी आंखें मेरे मरने पर छीन ली जाएं। अगर मुझे डर हो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और की हो सकती हो, तो मेरी आड़ी हवाश होगी कि मुझे कब्र में उतारने से पहले तुम्हारी सांसें भी छीन ली जाए। लहजे और लफ्ज़ों में जुनून और शिद्दत लिए हुए कहता हुआ हुरिया के नाजुक वजूद को लर्जने पर मजबूर कर गया था। हुरिया शाह ने सहमी नजर से आयसान को गुस्से की वजह से तेज सांसें बढ़ते हुए देखा था। नीले कुर्ते की कॉलर से जांगती हुई गर्दन की फूली हुई रगें देखकर हुरिया ने नजरें झुकाए थे। आई लव यू आइस, ओनली लव यू। नजरें झुकाए नम लहजे में इजहार मोहब्बत किया तो आयसान का दिल लम्हे के लिए थमा था, मगर आज वो कोई नरमी दिखाने का इरादा नहीं रखता था। हुरिया की बातें याद करते हुए खून फिर से खोल उठा था। दिल हसद की आग में बुरी तरह से जल रहा था। इस वक्त सारी सोचें इस कदम मफलूज पड़ी हुई थी कि वो हुरिया शाह की अपने लिए की गई तैयारी को भी फरमोश कर चुका था। आइस, वो मेरे हाथ छोड़े, दर्द हो रहा है। आयसा के कोई जवाब न देने पर नम लहजे में कहा तो आयसा ने चौंक कर हुरिया को देखा। एक नजर उठाकर दीवार पर सड़क के ऊपर पिन किए हुए हुरिया के बाजू को देखा था। नजरें गोरी कलाइयों से होती हुई सुरख व सफेद बाजू पर सिरके थे। दूधिया कंधों से होती हुई पतली लंबी गर्दन से सिरकती हुई सीने से होती हुई पल्लू से नजर आते हुए दूधिया पेड़ पर आकर रुकी तो आयसा को अपने गले में गिल्टी से उभरते हुए महसूस हुए। नाम बेबी गर्ल, ये दर्द तो आज सारी रात बर्दाश्त करना है। दाई हाथ को हुरिया के पल्लू के नीचे से ले जाते हुए कमर बांध पर उंगलियां फेरते हुए स्पॉट लहजे में कहा तो हुरिया ने तरफ कर आयसान के हाथ से निकलना चाहा। आइस, मैंने कहा ना कि मुझे आपसे प्यार है, आप भी तो करती है ना, प्लीज मुझे जाने दे। आयसान के हाथ का जानलेवा लम्स अपने पेट पर सिरकते कमर पर रिंगते हुए महसूस करके हुरिया ने कपकपाते लहजे में कहा तो आयसान ने स्पॉट नजर से हुरिया शाह की आंखों में देखा था। जैसे देखते हुए हुरिया शाह का मजामत करता वजूद थमा था। ये इजहार करके तुमने मुझ पर एहसान नहीं किया हुरिया शाह, मेरी बीवी हो तुम, मुझसे मोहब्बत करना और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करना फ़र्ज़ है तुम पर, उसका इजहार तुम खुद करो या ना करो आयसान करवाना जानता है, और आज तुमने अगर इजहार कर ही दिया है तो उसका जवाब भी मैं लफ्ज़ों से नहीं अमलन दूंगा। चॉकलेट ब्राउन आंखें हुरिया शाह की क्रिस्टल ग्रे आंखों में गाड़ते हुए ठठरा देने वाले लहजे में कहता वो हुरिया के कमर पर बाजू लपेटता हुआ बाएं जानब पलटते हुए हुरिया को शावर के नीचे खड़ा करता हुआ शावर ऑन कर चुका था। हुरिया पर पड़ते हुए यह ठंडे पानी से जुड़ी लेते हुए हुरिया ने तड़प कर आयसान को देखा था, जो हुरिया को वापस से पानी के नीचे करते हुए एकदम पीछे होता हुआ झटके से अपना कुर्ता उठाकर दूर उछाल चुका था। सीने पर मौजूद ब्लैक बनैन को उतारते हुए एक कदम के फासले को सिमटा था। आइस, पानी बंद करे, ठंड लग रही है। आइस को गटार की तरह ऊपर छाते हुए दोनों हाथ दीवार पर टकाए देखकर सर उठाकर कहा तो आयसा ने नाभि होंठों पर मुस्कुराहट रेंगे। इस ठंड से बचने के लिए पानी बंद नहीं होगा, बस तुम्हें मेरे करीब आना होगा, मेरी बाहों में, मेरी सुलगती हुई कुर्बत में। दाई हाथ की पूछ हुरिया के बाएं बाजू पर फेरते हुए उसे समझने का मौका दिए बगैर एक झटके से पल्लू हटाता हुआ नीचे गिरा चुका था, जिसे महसूस करते हुए हुरिया शाह ने तड़प कर आयसान को देखा था, मगर आयसान की मैनिहियत नजरें अपने वजूद पर गिरते देखकर वह शर्म से चूर होती हुई चेहरा हाथों में छुपा चुके थे। तभी आयसान लो देती नजर से हुरिया शाह के थर थर कामते वजूद को देखता हुआ घुटनों के बल झुका था। हमार और लून नजर से हुरिया के हाथों में छुपे हुए चेहरे को देखते वो दोनों हाथों से हुरिया के कमर थामते हुए अपने सुलगते हुए लब हुरिया के कमर बंद पर रख चुका था, जिसे महसूस करते हुए हुरिया शाह ने तड़प कर आंखें खोले थे, जिसे महसूस करते हुए आयसा ने सर उठाकर हुरिया शाह के ऊन छलकते चेहरे को देखते हुए बाएं हाथ से कमर बंद खींच कर उतारते हुए जमीन बोस किया था। हुरिया शाह की सूरत पड़ती नजरों में देखते हुए वो अपने लब नाक पर रख चुका था। आयसान के होंठों के जानलेवा लम्स और पहलू पर बढ़ते हुए दांतों के दबाव को महसूस करते हुए हुरिया ने बेसाता झुकते हुए अपने हाथ आयसान के कांधों पर रखे थे, जिन्हें हटाते हुए आयसान ने अपना चेहरा हुरिया के पहलू में छुपाया था। हुरिया के वजूद में लजरिश महसूस हुई। झटके से उठते हुए हुरिया को अपनी बाहों में बढ़ा था, जिस पर हुरिया ने शर्म से चूर होते हुए चेहरा आयसान के नम सीने में छुपाया था। एक हाथ से शावर बंद करते हुए कदम बाहर कमरे की जाने बढ़ाए थे। हुरिया को बेड पर लटाते हुए वो उसके ऊपर झुकते हुए अपने होंठों से चेहरे पर पानी की बूंदों को छूने लगा था। आइस ब्लैंकेट आयसान के होंठों के सुलगते लम्स और दाढ़ी के जुम्मों को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए दोनों हाथ आयसान के नम सीने पर रखते हुए टूटे फूटे लफ्जों में कहा तो आयसान ने दोनों हाथ तकिए पर हुरिया की तरफ रखते हुए पीछे होकर गहरी नजरों से हुरिया शाह के सूरत पड़ते हुए चेहरे को देखा था। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें डांटने के लिए मैं हूँ, और आयसानी तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। हुरिया के थोड़ी दो उंगलियों से थामे चेहरा ऊपर करते हुए संजीदा लहजे में कहा तो हुरिया शाह ने पलकों की बार उठाते हुए आयसान को देखा था। दोबारा से कहो हुरिया शाह कि तुम्हें आयसान से मोहब्बत है, सिर्फ और सिर्फ आयसान से। उन गुटर के पोर को हुरिया के निचले सुरख होंठ पर फेरते हुए दोनों बड़े लहजे में कहा तो हुरिया ने डबडबाई आंखों से आयसान को देखा था। मैं कह तो चुकी हूँ, क्या वो काफ़ी नहीं है? पलकों की बार गिराते हुए मदम लहजे में जवाब दिया तो आयसान ने सर नफी में हिलाते हुए झुक कर हुरिया की थोड़ी को अपने दांतों में दबाया। इस पर हुरिया के होंठों से निकलती सिसकी का गला अपने होंठों से घूमते हुए वो पीछे हुआ था।
तुम सारी ज़िंदगी हर लम्हे भी मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरे लिए तब भी वो नाकाफ़ी होगा। और अब मैं कोई फजूल बात ना सुनूं, कहो कि तुम्हें मुझसे प्यार है। कांधों से बारीक स्ट्रेप्स को झटके से नीचे करते हुए अपने होंठ गुड़िया की शायद रख पर रखते हुए साफ लहजे में कहा, तो आयसान के वजूद तले दबा गुड़िया का नाजुक वजूद पूरी तरह से तड़प उठा था। आइस प्लीज़। अपनी गर्दन पर और कंधों पर जा बजा आयसान के शिदत पर लम्स को महसूस करते हुए हुरिया का खून का किनारा दांत तले दबाए हुए एहतजाज किया, तो आयशा ने खून मार नजर से हुरिया शाह को घूरा था। हुरिया के रहम तलब नजरों में देते हुए झुककर अपने दांतों में हुरिया के निचले होंठ को दबाते हुए उसे लजरने पर मजबूर कर दिया था। हुरिया को साथी से आंखें मिचते देकर आयशा ने पूरी शिद्दत से लिपस्टिक से सजे हुए सुरख होंठों पर झुका था। पूरी शिद्दत से हुरिया शाह की सांसों में अपनी सांसें उलझाते हुए उसकी जान लबों पर ले आया था। अपने होंठों पर लंबा बल लंबा बढ़ती हुई गिरफ्त और दांतों के दबाव को महसूस करते हुए हुरिया ने मजामत की थी, जिस पर आयशा के लम्स में शिद्दत दर आई थी। हुरिया के पहलू में हाथ लपेटते हुए उसे साथी से में भी चुका था, जबकि हुरिया को आयशा की उंगलियां अपने पैर पर दनसती हुई महसूस हो रही थी। अब भी नहीं कहोगी? हुरिया की बुरी तरह से मुंतशिर होती हुई सांसों को महसूस करते हुए पीछे होकर लब कान की लो पर रखते हुए सख्त लहजे में कहा, तो हुरिया ने सिसकते हुए दोनों बाजू आयशा के गर्दन में डालते हुए चेहरा आयशा के सीने में छुपाया था। आई हेट यू, समझे आप? आई रियली रियली हेट यू। आयशा के कमर पर नाजुक हाथों से मुक्के बरसाते हुए नम लहजे में कहा, तो रूम की मैनी खेस खामोशी में आयशा का दिलकश कहकर गूंजा था। तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था माई इनोसेंट गर्ल, अब भुगतो अंजाम। पीछे होते हुए सख्त लहजे में कहता वो हुरिया की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाता हुआ सर के ऊपर पिन करते हुए चेहरा हुरिया शाह की गर्दन में छुपा चुका था। गर्दन से सीने और सीने से पहलू का फासला आयशा ने लम्हा तय किया था और फिर वो हुरिया शाह के वजूद की गहराइयों में उतरता चला गया। कमरे की मैनी हेस खामोशी में आयशा की शिद्दतों के बाद हुरिया की बिखरती तेज सांसों का शोर बरपा था। आयशा की शिद्दतों को सहते हुए हुरिया शाह का नाजुक वजूद एहतजाज करता, तो उसके नतीजे में आयशा की शिद्दतों में शामिल होती साथी को महसूस करके दम तोड़ जाता। आयशा की लम्हा बलहमा बढ़ती हुई जुनूनी कुर्बत पर हुरिया शाह ने थक हार कर अपना बेजरूर सा एहतजाज छोड़ते हुए खुद को आयशा के रहमो करम पर छोड़ दिया था। गुजरती रात में किस किस तरह इस जालिम शख्स ने हुरिया शाह से इजहार मोहब्बत नहीं करवाया था। सारी रात हुरिया शाह को अपनी मोहब्बत की बारिश में पूर पूर भिगोते हुए थोड़ी देर पहले ही वो हुरिया की हालत के पेश नजर उस पर रहम करता उसे बाहों में बढ़ता हुआ नींद की वादी में उतरा था। हुरिया ने आंखें खोलते हुए खुद को बाहों में दबोचते के अंदाज में बड़े हुए आयशा को देखते बेडशीट को मजीद खींचा था। सर उठाते दाएं जानब बेड से नीचे गिरे ब्लैंकेट को अफसोस भरी निगाहों से देखा था। गुस्से और बेबसी में कहे गए लफ्जों का वह बहुत अच्छे से अंजाम दे चुकी थी। आयशा की बढ़ती बाकियों और शर्म से दौड़ी होती जब उसने अपने वजूद को ब्लैंकेट में छुपाना चाहा, तो वो जालिम शख्स उसके हाथ से ब्लैंकेट छीनता हुआ जमीन बोझ कर चुका था और फिर सारी रात हुरिया शाह को आयशा के सीने में ही पनाह लेनी पड़ी। आयशा के करवट लेने पर वो बाकी की शीट को भी झटके से कहते हुए अपने गिर्द लपेट चुके थे। चोर नजर से आयशा की पुष्प को देखते हुए खुश पर हल को तय करती वो खिसकती हुई पैर से नीचे उतरने के लिए पाँव नीचे रखती। उससे पहले ही आयशा ने झटके से उठते हुए हुरिया शाह के कमर में बाजू लपेटते उसे तकिए पर गिराया था, जबकि इस अचानक होती इफ्तदाद पर हुरिया ने दहलकर आयशा को देखा था, जो सूरज डोर वाली आंखों से हुरिया शाह के होंठ की तरह खुले मुंह को देख रहा था। किधर? एक हाथ हुरिया के सर के करीब रखते जबकि दूसरा हाथ हुरिया की बेडशीट थामे हाथ पर पुष्प पर फेरते हुए बोझल लहजे में इस्तफसार किया, तो हुरिया ने पड़ते होंठों को तरक करते हुए आयशा की गहरी बोलती आंखों से नजर चुराते हुए पलके झुका ली थी। शावले ने नजर झुकाए मध्यम लहजे में जवाब दिया, जबकि सीने पर रखे हुए हाथों में बेडशीट को सख्ती से दबोचा था। तो मुझे क्यों नहीं जगाया? मैं हेल्प करता तुम्हारी, जैसे रात को की थी। हुरिया के गर्दन पर बने सुरह निशानों पर उंगली ट्रेस करते हुए गंभीर लहजे में कहा, तो हुरिया ने बेसाता सर नफी में हिलाया था। नो आई मीन आप सो रहे थे ना? आयशा के हाथों को अपने हाथों पर महसूस करते हुए टूटे फूटे लफ्जों में कहा, तो आयशा ने हनकोड़ा बढ़ते हुए हुरिया के दोनों हाथ अपने हाथों में थामे थे। अब तो जाग गया हूं ना, अब तो साथ आ सकता हूं ना तुम्हारे। हुरिया के हाथ से नरमी से बेडशीट छुड़वाने की कोशिश करते हुए बहुत लहजे में कहा, तो हुरिया ने साथी से बेडशीट थामे सर नफी में हिलाया था। नहीं हान, मुझे नींद आ रही है। शावर तो रात लिया था ना, वैसे भी ठंड हो रही है। आयशा के हाथों को हटाने की कोशिश करते हुए मध्यम लहजे में टूटे फूटे लफ्ज अदा किए, तो आयशा ने गहरी बोलती हुई नजर से हुरिया के शर्माए घबराए सूर्य पड़ते चेहरे को देखा था। मुझ से छुपा रही हो खुद को, जबकि रात मैं तुम्हारे पूर्व को छूकर अपने नाम कर चुका हूँ। जिस वजूद के पूर्व पर आयशा के लम्स की महर लगी है, तुम उसे मुझसे छुपाने की कोशिश कर सकती हो, जबकि मैं उसे हिफ्स कर चुका हूँ। और ठंड तो वाकई हो रही है और ब्लैंकेट तुम्हारे पास है नहीं, तो फिर ठंड से बचने का तो एक ही तरीका है। हुरिया की कमर में बाजू लपेटते हुए झटके से कब्र बदल कर उसे अपने सीने पर लटाते हुए हमार लहजे में कहा, तो हुरिया कान की लो से गर्दन तक सुर पड़ती हुई चेहरा आयशा के सीने में छुपा चुकी थी। प्लीज आइस, ऐसी बातें मत करे। हथेली आयशा के होठों पर रखते हुए सरगोशिनुमा लहजे में कहा, तो आयशा ने
मुस्कुराती नजरों से हुलिया शाह के झुके सर को देखा था और फिर दोनों हाथ हुलिया के पहलू में रखते हुए झटके से बेडशीट खींचते खुद को भी इसमें लिपेटता था। ओके, नहीं करते बातें, बातें वैसे भी तो फजूल लोग करते हैं, हम मियाँ बीवी अमल करने पर फोकस किया करेंगे। शोहर लहजे में कहता हुआ वो हुलिया की मजामत करते हुए वजूद को खुद में बीत चुका था। हुलिया की टांगों को लाक करते अपना बायां बाजू कमर के गिर्द लपेटते, जबकि दायां बाजू गर्दन में हायल करते हुए हुलिया के चेहरे को खुद पर झुका था। अपने तृष्णा लब हुलिया के होंठ से जोड़ चुका था। कतरा कतरा हुलिया की सांसों को खुद में उतारता वो एक बार फिर से इस नाजुक वजूद की नरमी में बहता चला गया था। और हुलिया जानती थी कि मजामत रात बार की तरह फजूल है, सो चुपचाप आयसा की शिद्दतों को सहती हुए उसके सीने में चुभते हुए सुकून से आंखें मोड़ चुके थे। वो तीनों इस वक्त डेरे पर मौजूद थे, जबकि सब मुलाजमों को बिलाशा ने छुट्टी दे रखी थी आज, क्योंकि मरजान खान आज यहाँ आने वाला था और वो नहीं चाहते थे कि वो किसी की नज़रों में आए। मरजान खान चादर के हाले में चिरा छुपाए वहाँ दाल हुआ तो हदायत शाह ने आगे बढ़ते हुए दरवाज़ा बंद किया था। किसी ने आपको देखा तो नहीं? बिलाशा ने इस्तफसार किया तो मरजान खान ने नफी में सर हिलाते हुए चेहरे से चादर हटाई थी, जबकि उनका जला हुआ चेहरा देखते हुए अकीदत ने होंठों पर हाथ रखते अपनी चीख का गला गूंदा था। उनकी नज़र में मरजान खान कई साल पहले मर चुका था। तुम्हारे बाप और बहादुर खान के कत्ल के बाद मेरे घर आग लगाई की थी, क्योंकि उन्हें बहादुर खान के सभी वफादारों को ख़त्म करना था, मगर मैं उनकी इरादों से पहले ही बाखबर हो चुका था। उनकी नज़रों में मैं अपने घर दाखिल हो चुका था, जबकि घर की पिछली खिड़की से निकलते मैं जंगल की जानब चला गया था और फिर कभी लौट कर नहीं आया। मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था और अब मुझे लगा कि सही वक्त आ गया है। मरजान खान के स्पॉट पर संजीदा लहजे पर इन तीनों ने बेचैनी से पहलू बदला था। आप प्लीज़ जल्दी बताएं कि इस सब के पीछे कौन है? हमें बादाम गुल पर शक है। शक नहीं बल्कि यकीन है। आप बताएं कि क्या वही है या फिर कोई और भी उसके पीछे है? अकीदत ने बेचैनी से आगे बढ़ते हुए इस्तफसार किया तो मरजान खान के होंठों पर बेबस सी मुस्कुराहट रिंग गई। जिस पर आंधा यकीन होना पुत्र, वो आपको सच में एक न एक दिन आंधा साबित कर देता है। बादाम गुल अकेला तो कभी था ही नहीं, उसके साथ उसकी बहन मुकद्दम शेर खान शामिल थी। उसकी गलतियों में, उसके गुनाहों में, हत्ता के अपने शोर के कत्ल में भी। ये सब कुछ जो कुछ हो चुका है या होने वाला है, इसमें बादाम गुल के हर कदम पर वो साथ है। कई साल पहले शोर को कत्ल करवाया और अब वो बहुत औरत अपने बेटे क्या इन दोनों खानदानों की नस्लें खत्म करने का सोचे बैठी है। बादाम गुल ने बाहर के किसी बंदे से हाथ मिलाया है, जितना मैं पता लगवा सका हूँ। इसी हिसाब से वो इंसान जरगाम खान का दुश्मन है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। कई सालों से ये राज दिल में लिए फिर रहा हूँ। लगता था मौत भी सुकून से नहीं आनेगी। आज ये बोझ उतर गया है, तब मौत भी आ जाए तो कोई परवाह नहीं है। मरजान खान के लफ्ज़ पर इन तीनों ने बेयकीनी से एक दूसरे को देखा था, जबकि अकीदत लड़खड़ाते कदम लेती हुई पीछे होती दीवार से टेक लगाकर बैठते चली गई। बीबी, ये लाला वो औरत कैसे इतनी सफाक हो सकती है? वो मेरे जरगाम को मारना चाहती है। मुझे वो बुरी लगती थी, बहुत बुरी, क्योंकि उन्होंने जरगाम को मुझसे छीना था। उन्होंने कहा था कि वो मुझे तलाक दे दे, और जो मेरे जरगाम को मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा या कहेगा कि वो शख्स मुझे सारी ज़िंदगी बुरा ही लगेगा, और वो लगती थी मुझे। वो कैसे कह सकती हैं कि वो मुझे तलाक दे दे? मगर उसके बावजूद भी मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो इस हद तक जा सकती है। दाई ने बताया, तभी मैंने यही समझी कि इसने मामू की दूसरी शादी की वजह से ऐसा किया। मैंने फिर भी खुद को ये सोचने नहीं दिया। मगर अब लाला, मैं कैसे बताऊंगी जरगाम को? वो बहुत मोहब्बत करता है अपनी माँ से। मैं कैसे उसके मान और भरोसे को टूटने दूंगी? पता नहीं वो मेरा यकीन करेगा भी या नहीं। मैं कैसे तो यकीन दिलाऊंगी? कैसे उस औरत से दूर रखूंगी? हाथों में से सर गिराए हुए नम लहजे में कहती हुई वो हदायत शाह को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गए थे। अकीदत, इधर देखो, तुम्हारा लाला है ना, जरगाम तुम्हें कभी गलत नहीं समझेगा। हम जानते हैं उसकी माँ है और वो बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन हम ऐसे ही मुंह उठाकर उसके सामने जाकर उसकी माँ को गुनाहगार तो नहीं कहने वाले। सबसे पहले हमें शादी के लिए उसकी की गई साजिश को नाकाम करना है, फिर सबूतों के साथ जरगाम खान के सामने जाना है और मुकद्दस बेगम को इस हद तक मजबूर कर देना है कि अपने जुर्म का इतराफ अपने मुंह से करेगी, वो भी सबके सामने। और यकीन रखो, हम जरगाम खान को टूटे नहीं देंगे। हमारे होते भला ऐसा हो सकता है? मत भूलो कि वह सिर्फ मेरा साला नहीं, भाई भी, और किसी ज़माने में जिगरी यार भी था और अब भी है। वो औरत सिर्फ हमारी गुनाहगार होती तो शायद हम जरगाम खान की हाथों सब्र कर लेते, इस बात को दिल में दफन करके इंसाफ खुदा की ज़ात पर छोड़ देते। मगर वो सबसे बड़ी दुश्मनी अपने बेटे की है। उस जरगाम खान को इस औरत के शर से बचाने के लिए उसकी हकीकत सामने लाना ज़रूरी है। नरम लहजे में कहते हुए साले वाली बात शोख लहजे में कहते हकीकत की नाक दबाई तो अकीदत ने आंसू साफ करते हुए गुड़ का हताशा को देखा था। हाँ, ठीक कह रहा है हदायगा, और अभी यहाँ से चलो। सबसे पहले मरजान चाचा को किसी महफूज जगह पहुँचाना है ताकि कोई उन तक पहुँच ना सके, और बाकी की प्लानिंग हम बाद में करते हैं। वैसे भी कुछ दिन बाद मेहंदी है तो हमें उससे पहले पहले ये सब करना होगा। बेहराम शाह के कहने पर इन तीनों ने सर इसबाब में हिलाया तो हदायत शाह ने अकीदत को उठाते हुए कदम दरवाजे की जानब बढ़ाए। मरजान खान के दाएं जानब हदायत और बाएं जानब बेहराम शाह ने कदम बढ़ाए थे, जबकि उनके पीछे निकलती हुई अकीदत ठटक कर रुकी थी। हवा में रची जानी पहचानी खुशबू को महसूस करते हुए दिल धक से रह गया।
बेचैनी से अतराफ में नजरें घुमाई कि तभी हदायत शाह के पुकारने पर वो सर झटकते हुए आगे बढ़े थे। ये क्या बदतमीजी है बलाश, समरी बेगम ने कमरे में दाखिल होते हुए सख्त लहजे में कहा तो बलाश ने नासमझी से उन्हें देखा था। क्या हुआ अम्मा साईं, क्या बदतमीजी की है मैंने? साइड टेबल पर फाइल रखते वो नासमझी से उन्हें देखते हुए सामने आकर खड़ा हुआ था। ये तो तुमने बिन बताए नकाह कर लिया जिस पर हम सब्र के घूंट पड़कर रह गए। खानदान वालों को सब बहाने बनाकर सुनाना पड़े और अब तुम चाहती है क्या हो? खुद भी शादी के लिए हर जोड़ा सिया लिया है और बीवी के लिए भी। क्यों लोगों में अपना उसका तमाशा बनवाना चाहती हो? दुल्हन के लिए 3 दिन के जोड़े तो सागनों वाले ले आते हैं। मुठियां बीतते गुस्से से चलाती वो बिलास शाह को सर झुकाने पर मजबूर कर गए। जबकि सिपका शाह की हरकत याद करते हुए बिलास शाह ने साथी से मुठियां बीजी और जबड़े बीजते हुए थे। इस पागल लड़की का दिमाग तो वो बहुत अच्छे से ठिकाने लगाने का इरादा रखता था, लेकिन सबसे पहले अपनी माँ का गुस्सा कम करना था। मुझे ये रंग पसंद है अम्मा साईं, और मेरी बीवी ये रंग पहनकर मुझे अच्छी लगनी चाहिए। लोगों की परवाह नहीं है मुझे, संजीदा लहजे में जवाब दिया तो सुमनी बेगम ने घूरकर बिलास शाह को देखा था। कुछ साल पहले तो तुम्हें कोई और ही रंग पसंद था, अब पल में तुम्हें स्या रंग अच्छा लगने लगा। माथे पर हाथ मारते हुए गुस्से से कहा तो बिलास शाह ने अपनी सुरख पड़ती हुई आंखों को झुकाया था। पसंद का कहा है अम्मा साईं, बदल जाती है, बदलती रहती है, मेरी भी पद चेहरा का रूप फेरते हुए स्पॉट लहजे में जवाब देते हुए आखिरी बात अधूरी छोड़ते हुए जबड़े बीचते हुए जिस पर सुमनी बेगम ने चौंक कर बिलास शाह की पुश्त को देखा था। आप फिक्र मत करें, ऑर्डर कर देता हूँ नए जोड़े आपकी बहू के लिए, और अभी कुछ मुझे ज़रूरी काम करना है, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। कदम स्टडी टेबल की जानिब बढ़ाते हुए स्पॉट लहजे में कहा तो सुमनी बेगम ने कुछ कहने के लिए लब वाह किए थे, मगर फिर खामोश होती हुई समझने के अंदाज में सर हिलाया। ठीक है कर दो, और मेरी बहू होने से पहले तुम्हारी बीवी भी है, कहो अपनी बीवी के लिए कर देता हूँ। वापस पलटते हुए मुस्कुराकर कहती हुई बिलाशा को चौंकने पर मजबूर करके वो जब अपनी सोचों में डूब रहा था उनकी बाह पर गर्दन तिरछी करते हुए उन्हें दरवाजा बंद करके बाहर जाते हुए देखा था। जबकि कुछ दिन पहले शॉपिंग करने के मनाजिर आंखों के सामने घूमे तो बिलास शाह ने कुर्सी पर डर के अंदाज में बैठते हुए अपना सर हाथों में गिराया था। वो बेरान शाह को किसी भी तरह का शक नहीं होने देना चाहता था, इसलिए जब्त के लाख पैडे बैठाते हुए वो हुरिया शाह को एक नज़र उठाकर ना देख सका। बिलास शाह उसकी मौजूदगी में ऐसे हो गया है जैसे वो वहाँ थी ही नहीं। मगर जब आयसान उसका हाथ थमते हुए उठा था तो बिलास शाह की नजरें बेसाता उसके जन्म उठे थे। एक लम्हे का खेल था और बिलास शाह उस एक लम्हे में कैद होता हुआ माजी में गुम होता चला गया था। वो नजर में रखकर नजरअंदाज करने वालों में से था। वो माजी के सामने खड़ा होता हुआ खुद के जब्त का इम्तिहान लेने वालों में से था। लोग समझते थे कि वो आगे बढ़ गया है, उसे कुछ याद नहीं, और वो ऐसा इसलिए समझते थे कि बिलास शाह अपने हर अमल से उन्हें ये समझने पर मजबूर कर देता था। मगर हकीकत क्या थी सिर्फ वो जानता था। उसके दिल में आज भी वो पहली मोहब्बत की यादें उसकी गलती के बोझ तले दफन थी। बिलास शाह को अपनी गुनाह के आगे अपनी मोहब्बत बहुत छोटी लगती थी, इसलिए वो पीछे हट गया था और वो समझते थे कि उसे हटाने वाले वो हैं। उसके दिल ने महबूब की चाहत की बजाय अपने गुनाह की माफ़ी को अहमियत दी थी। उसे हासिल कर भी लेता तो सारी उम्र सर न उठा पाता, शोर होने का हक या मान ना जता पाता, या फिर वो हुरिया शाह की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देखना चाहता था। और वो ये भी जानता था कि हुरिया चाहती है कि वो सिबका को अपना ले, और फिर बिलास शाह ने यही किया था। उस जनूनी लड़की की मोहब्बत से वाकफ था, हर तरीके से उसे धुतकार चुका था, क्योंकि जिस आग में वो जल रहा था वो नहीं चाहता था कि वो भी जले, और फिर उसका जब जवाब दे गया था और उसकी इसी जिद की वजह से ज़िंदगी में शामिल कर चुका था। वो बहुत कोशिश करता था कि अब सिबका को तकलीफ ना दे, मोहब्बत नहीं दे सकता तो ऐसा सलूक भी ना करे, मगर जब जब वो सामने आती तो बिलाशा को अपना मादी याद आता था। ये बात दिल में आग लगा देती कि ये लड़की बिलाशा की नाकाम मोहब्बत से वाकफ है, वो बिलाशा की बेबसी से वाकफ है, और फिर खुद पर लाख सब्र करने के बावजूद भी अपने सीने पर जलती हुई आग में उसे भी लपेट लेता था। वो माजी की मरता था तो सिबका शाह को अपने लफ्ज़ों की मारता था। दोनों मर रहे थे, एक मोहब्बत खो देने के गम में और दूसरा मोहब्बत को पाने की कोशिश में। दोनों एक जैसे थे, एक मोहब्बत खो जाने की आग में जल रहा था तो दूसरा मोहब्बत को अपने नाम का लेने की आग में। वो दोनों ही अंजाम से बेखबर थे, जबकि किस्मत दूरखोरी इन दोनों की बेबसी को खामोश नजर से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे।